स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मैम। सो वेलकम सोनू, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सोनू, बेसिकली आज मैं आपका इंटरव्यू लेने वाली हूँ एंड इस इंटरव्यू दो चीजों से रिलेटेड रहेगा। दो एस्पेक्ट्स में इस इंटरव्यू में कवर करने वाली हूँ मैं लर्नर्स के लिए। सबसे पहला पहला चीज तो है कि आपने जो नेट क्रैक किया है उसके रिगार्डिंग अपने फर्स्ट ईयर टेम में, एंड सेकेंड चीज है कि आपने पीएचडी कैसे क्रैक किया। पीएचडी का आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ था, आपने दो दो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किए, दोनों यूनिवर्सिटीज के आपने इंटरव्यू भी क्रैक किए, तो उसके रिगार्डिंग भी रहेगा। ठीक है। सबसे पहले पहले तो सोनू, मैं जानना चाहती हूँ आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, सो दैट लर्नर्स को भी थोड़ा बैकग्राउंड मिल सके आपके बारे में। जी। ओके मैम, मेरा पूरा नाम सोनू बलवान देसवाल है मैम। मैं हरियाणा के जींद जिले से बिलोंग करती हूँ मैम। और मैंने अभी जुलाई 2021 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद मेरा एक ही एम था कि मुझे पीएचडी करनी है। तो उसके लिए मुझे जो सबसे पहले था अपना नेट क्रैक करना था, देन पीएचडी के लिए तैयारी की थी। ओके। सोनू, आपने नेट क्रैक किया हुआ है 2021 में, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें आपने अपना नेट क्रैक किया हुआ है, करेक्ट? सो आप बता सकते यस हैं क्या परसेंटाइल के साथ आपने कॉमर्स में नेट क्रैक किया हुआ है? मैम, मेरी 99.308 परसेंटाइल है मैम। अरे वाह, वेरी गुड सोनू। एंड कमिंग टू सोनू, सबसे पहला पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी कैसे फीलिंग थी जब नेट का रिजल्ट आया? बिकॉज मुझे पता है पूरा एक साल लग गया था एग्जाम होते होते एंड रिजल्ट आते आते और 2-3 महीने लग गए थे, करेक्ट? तो कैसी फीलिंग आपकी थी एंड कैसे आपके पेरेंट्स की थी, वो मुझे जरा बताइए। मैम, मैं रोने लगी थी मैम, साथ में मम्मा भी। हमें मतलब थोड़ा सा अब के बाद पैटर्न चेंज था ना, तो थोड़ा डाउट था कि कहीं ना हो। लेकिन जब वहां पे देखा कि नेट क्वालिफाई कर दिया, तो मैम रोने लग गए थे सब लोग, होते ना खुशी के आंसू। जी, करेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ, अब आप खुशी के आंसू तो ऑब्वियस है आपने प्रिपेयर किया था, क्योंकि मैंने भी आपकी यस प्रिपरेशन सर। जर्नी पर्सनली देखी थी ओवर द मंथ्स। सबसे पहली पहली चीज जो मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी थी? बिकॉज नॉर्मली एग्जाम का ड्यूरेशन 6 मंथ्स होता है, करेक्ट? कि 6 महीने में आप प्रिपेयर करो, सिक्स यस सिक्स मैम। मंथ में एग्जाम दो। बट लास्ट 2 सालों में 2020 में भी और 2021 में भी क्या देखा गया कि ऑलमोस्ट एक साल प्रिपरेशन चल रही थी, 8 मंथ्स 9 मंथ्स प्रिपरेशन चल रही थी, बिकॉज एग्जाम डिले हो रहे थे। तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसी थी यस मैम। ओवरऑल? आपने क्या क्या चीजें किया? मैम, मैंने अपनी नेट की जो प्रिपरेशन थी वो दिसंबर 2020 से स्टार्ट की थी मैम। ओके। तो सबसे पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो मैंने सबसे पहला काम किया था, मैंने सिलेबस डाउनलोड किया था। जी। वो देखा, पेपर 1 का भी एंड पेपर 2 का भी। मैंने पूरा सिलेबस देखा, तो पेपर 2 मुझे ये लगा कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, मैंने जो बी.कॉम में एम.कॉम में उसी से रिलेट करता है। वो देखा, उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं पता था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे देखा, बहुत सारी वीडियोस देखी। और उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले तो मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद ज्यादा फोकस मेरा पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट पे था। और जो ये टाइम टू टाइम बहुत बार ये हुआ कि एग्जाम पोस्टपोन भी हुए हैं, लेकिन मैंने उससे पहले अपना पूरी सिलेबस कवर करके उसके बाद दोबारा से मैंने 3 या 4 बार रिवीजन कर लिया था मैं। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट यस। चीज जो यहाँ पे हाईलाइट होती है कि आपने अपना सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट कर लिया। एंड सेकेंड थिंग, आपने यस सिलेबस सर। कंप्लीट करने के बाद जैसे आप बोल रहे हो 3 से 4 बार आपने दोनों ही पेपर्स को रिवाइज कर लिया। अगेन ये बहुत यस मैम। अच्छी बात है, ये चीज सीखने की है उन लर्नर्स के लिए जो हमेशा से डिमोटिवेट होते थे कि अब एग्जाम पोस्टपोन हो गया, क्योंकि 2021 में ऐसा 2-3 बार हो चुका था कि एग्जाम की डेट आई, एग्जाम के बारे में बताया गया, फिर यस। पोस्टपोन हुआ, करेक्ट? तो इट शोज कि हाँ, आप यस। कितने कंसिस्टेंट थे। कमिंग टू सोनू, जैसे आपने यस। बोला कि आपने रिवीजन बहुत की, 3-4 बार आपने रिवीजन की है, यस। तो मैं जानना यस मैम। चाहती हूँ कि आपने रिवीजन कैसे की थी एज सच? मैम, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे मैम। ओके। पहले जब तक मेरे अकॉर्डिंग मैम, सबसे ज्यादा टाइम तब लगता है जब हम किसी चीज को पहली बार पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उस चीज को बार बार पढ़ते हैं तो हमें उतना टाइम नहीं लगता मैम। तो रिवीजन में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता था क्योंकि वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो दोबारा रिवाइज ही करना है मैम। एंड रिगार्डिंग मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आपने बोला कि आपने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए हुए थे, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए थे, तो उनको आपने कैसे अटेम्प्ट किया? उसकी आपकी क्या अप्रोच रही? बिकॉज कई बार मैं क्या देखती हूँ, स्टूडेंट्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मैम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमें आ रहे हैं, क्योंकि उसकी एक प्रैक्टिस हो जाती है ओवर द पीरियड, वही 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 पीवाईक्यूज करते करते। बट मॉक टेस्ट जब हम देते हैं तब स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि नहीं यार, मेरी तो मार्क्स ही नहीं आती, हम स्कोर ही नहीं कर पाते। तो वो कैसा था, लाइक उसको आपने कैसे मैनेज किया? मैम, मॉक टेस्ट का मेरे साथ भी ये थे। मेरे मॉक टेस्ट में ज्यादा अच्छी परसेंटेज नहीं आती थी मैम, मैं खुद भी डिमोटिवेट फील करती थी मैम। इसलिए मैंने कई बार आपसे भी कांटेक्ट किया था कि मैम मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ओके। लेकिन जो हम
फाइनल में जाके अटेम्प्ट करते हैं जो एग्जाम में, वो टोटली चेंज होता है। जी। और जैसे मैम मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू मैं जो सॉल्व करती थी मैम, उसके साइड में मैं अपने नोट्स रख लेती थी, जब मैं अपने आप एनालाइज करती थी कि मैंने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे नहीं। अगर कोई नया पॉइंट आता था तो मैं उसको साथ साथ अपने नोट्स में लिख लेती थी। और या फिर कोई ऐसा लगता था ना कि ये जो पीवाईक्यू का ये वाला पॉइंट है मैं भूल जाऊंगी, तो मैं उसे वहीं पे नोट डाउन कर लेती थी, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं रिविजन करूँ ना कहीं जी। मुझे ये पीवाईक्यू का जो पॉइंट है ना ये ध्यान रहे नेक्स्ट टाइम। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे सीखने मिली है, आई होप सब लर्नर्स भी सीखेंगे, कि जो एक हमेशा कंप्लेन रहती है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, तो देखिए मेजोरिटी यस। लर्नर्स के साथ ऐसा ही होता है। मॉक टेस्ट मार्क्स के लिए कभी भी नहीं होती है। ये सभी लर्नर्स को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट का बेसिक पर्पस क्या होता है कि आप लोग सिर्फ इम्प्रूव करो, आप एक टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ कि 3 आवर्स में कैसे करना है। एंड उससे आपको जो नए नए टॉपिक्स मिलते हैं, आप एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत बोल सकते हैं ना ब्रश अप कर लीजिए, या जो टॉपिक्स आपको पहले से आते हैं वो कितने अच्छे से आपने किए हुए हैं वो हमें समझने का मौका मिलता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने जब बोला कि आपने अच्छे से पूरा बोल सकते हैं ना सिलेबस कर लिया था, तो उस सिलेबस में स्पेशली पेपर 1 एंड पेपर 2, तो उसमें आपको क्या डिफिकल्टीज फेस होती थी? लाइक पेपर 1 में ऐसी कौन सी यूनिट्स थी जो आपको थोड़ा हैवी लगती थी, थोड़ी डिफिकल्ट लगती थी, एंड सेम विद पेपर 2, एंड उसको आपने कैसे ओवरकम किया? क्योंकि एक होता है ना, हर स्टूडेंट 20 यूनिट्स में मास्टर नहीं हो सकता, दैट्स द यस। फैक्ट। कोई पढ़ने वाला भी, पढ़ाने वाला भी, कोई भी मास्टर नहीं हो सकता, बट उनको कैसे आपने ओवरकम किया? मैम पेपर 1 की बात करते हैं तो मुझे जो पीपल एंड इन्वायरमेंट वाला जो मेजोरिटी जी। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है वो वाला, एंड मैथ में मैम मुझे जो ये इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन थे ना मैम, जी। उनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था मैम, वो मैंने छोड़ ही दिए थे। क्योंकि मुझे ये लगा था कि जो 50 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से अगर एक क्वेश्चन मुझे नहीं भी आया तो मैं बाकी तो कर सकती हूँ ना, इसलिए जी। मैम मैंने उस पर काम नहीं किया था। और ओके। जो पीपल एंड इन्वायरमेंट के मैम, वो मैंने ये था कि अगर मैं 2 से 3 क्वेश्चन तो कर ही लूंगी, बाकी भगवान भरोसे ही छोड़ के गई थी मैं कि हो जाएगा। क्योंकि ओके। उसमें तो ये भी है ना कि बाहर से बहुत ज्यादा आता है मैम, और इतनी लेंथी यूनिट है तो मैम वो कवर भी नहीं होती। लेकिन मैंने इस चीज पे ध्यान दिया था कि मैं जितना करूं वो अच्छे से करूं, उसमें मेरी कोई कमी ना रहेगा। इट मीन्स आपने 100% भले नहीं किया, बट जितना सिलेबस किया उसका आपने वो 100% यस देके मैम, किया। करेक्ट? वो 100। यस मैम। एंड रिगार्डिंग पेपर टू में आपको कौन सी यूनिट्स डिफिकल्ट लगी? बिकॉज नॉर्मली स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारा पेपर 2 वीक होता है, बट मैं मानती हूँ पेपर 2 यस मैम। स्ट्रांग होना चाहिए हमारा, बिकॉज जैसे आपने स्टार्ट में भी यस बोला कि हम बीकॉम एमकॉम में ये चीजें पढ़ के आए हैं। करेक्ट? कुछ नया नहीं पढ़ते हम पेपर 2 में, तो उसमें क्या डिफिकल्ट यूनिट्स लगी यस थी मैम। आपको, and कैसे ओवरकम किया आपने? यस मैम। जी, बताइए। मैम आपकी वॉइस। हेलो, सोनू, आवाज आ रही है आपको? मैम आई थिंक नेटवर्क इशू है मैम। हाँ मैम, आई थिंक। यस मैम, अभी आई मैम, नेटवर्क इशू हो गया था आई थिंक। नो इश्यूज। यस मैम, पेपर 2 की मैम मुझे सबसे, यस मैम, पेपर 2 की मैम मुझे सबसे हार्ड यूनिट इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स लगती है मैम। तो इसका मैंने यही सोचा था कि ये जितनी हार्ड है ना, मैं उतना ज्यादा इस पे टाइम दूंगी मैम। तो मैंने वही बार बार रिवीजन करना, बार बार प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, इसी से मैंने वो सॉल्व किए थे कि अगर मैं इनकी प्रैक्टिस करूंगी तो ये कितनी ही हार्ड रह लेंगी, कितने ही दिन मुझसे दूर रह लेंगे, एक ना एक दिन तो मेरे लिए इजी होंगी। वो जी। ज्यादा होते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जी। तो वो वाले अप्लाई किया। यस। सो बेसिकली आपने पेपर 2 की जो आप यूनिट्स बोल रहे हैं, जो 2 यूनिट्स आपने नाम लिया है कि इनकम टैक्स हो गया या अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हो गया, जो अगेन एक कॉमर्स स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा पढ़ के आता है, सबसे ज्यादा फिर भी डिफिकल्टी मेजोरिटी स्टूडेंट्स फेस करते यस हैं, मैम। तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई लर्नर्स को कि आप क्या कर सकते हैं, आप उसी यूनिट को बार बार कीजिए। करेक्ट? आप ज्यादा बार उसी यूनिट को यस करेंगे मैम। तो ऑब्वियस है वो यूनिट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे करके डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। एंड रिगार्डिंग ये दो यस यूनिट्स या और भी हमारी यूनिट्स है, जैसे बिजनेस फाइनेंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, या इनकम टैक्स अकाउंटिंग, इसमें बहुत यस कुछ प्रैक्टिकल सम्स होते हैं, एंड स्टूडेंट्स हमेशा सोचते हैं कि यस प्रैक्टिकल सम्स हम करके जाएं, नहीं करके जाएं। आते हैं किसी शिफ्ट में कम आते हैं, कभी 5-7 आ जाते हैं, कभी 2-4 आ जाते हैं। तो आपने क्या रियल में प्रैक्टिकल सम्स को टच किया था, कि आप बस यस मैम। जी। मैम प्रैक्टिकल जो पीवाईक्यू में आए थे ना, वो वाले तो मैंने अच्छे से किए थे मैम। तो उनसे अलग जो एक दो मॉक टेस्ट उन पे किया था, लेकिन जो पीवाईक्यू के थे उनके मैंने मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से किए थे, ताकि क्योंकि वो उन्हीं से रिलेटेड आते हैं ना, थोड़ा सा वो होता है कि जो उसका अमाउंट वगैरह वही चेंज होता है, तो मैंने ज्यादा पीवाईक्यू वाले पीवाई उस पे ही फोकस किया था मैम प्रैक्टिकल। जी,
तो इससे एक चीज प्रूव होती है कि आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, कि एटलीस्ट आप सब सम्स नहीं बहुत ज्यादा करके मैम। जा सकते। जी, आप यस सब मैम, सम्स पी नहीं वाई ने करके बहुत जा, ज्यादा हेल्प किया मैम। सब यस सम्स मैम। नहीं करके जाइए, बट एटलीस्ट आप एज अ लर्नर क्या करके जा सकते हैं, जो क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं। सपोज आपने देखा होगा सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग में से, या अलग अलग वर्किंग कैपिटल रेशियोज होते हैं, बहुत सारे ऐसे रेशियो एनालिसिस पे क्वेश्चंस थे वगैरह। तो एटलीस्ट अगर आप उतने प्रीवियस ये क्वेश्चंस भी करके जाएंगे, उसको एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपके चांसेस जो है एक वीक यूनिट के या एक डिफिकल्ट यूनिट के, वो उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। करेक्ट। यस मैम। कमिंग टू सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पूछना चाहती हूँ, ये तो प्रिपरेशन चलती रहती है एंड होती है, आप प्रिपेयर अच्छे से करोगे तो नो यस। डाउट, जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट नेट क्रैक किया है कॉमर्स सब्जेक्ट से, वो तो हो गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो। होता है ना, हर दिन लगातार उठ के पढ़ते रहना विदाउट एनी डीमोटिवेशन, विदाउट ये सोचे कि पता नहीं कब एग्जाम होगा, बिकॉज लास्ट 2021 के स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्टी बहुत फेस हुई थी कि एग्जाम डिले 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 हो गए थे। करेक्ट। तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया, आपकी वो कंसिस्टेंसी, वो मैम, मोटिवेशन कहाँ से थी, लाइक? मैम इसमें सबसे बड़ा हाथ मैम मेरे पापा का है मैम। जी। जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में तैयारी शुरू की थी मैम, तो मेरे पास बहुत इंसान आते थे जो मुझे ये बोलते थे कि तू पढ़ाई कर रही है ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान में रखना है कि तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा, किसी का भी नहीं होता। ये बात बोली गई थी मुझे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता ना, तू दे के देख। तो मैम मेरे पापा पता है क्या करते थे, मैम उनको बोलते थे कि मेरी बेटी का नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा। ओके। मुझे भी बोलते थे, मैं भी खुद भी डिमोटिवेट फील करती थी ना, तो ये बोलते थे कि नहीं तेरा होगा, मुझे पता है। बोल रहा जी। है कि तू इतनी पढ़ाई करती है तो तेरा फर्स्ट, सबको बोल देते थे। जब मैं एग्जाम दे के आई ना, तो भी एक अंकल आए हुए थे, तो उनको भी बोल दिया कि इसका नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे वो मिलता था कि अगर पापा ने बोला है ना, तो कहीं ये ना हो जाए कि पापा को बाद में ये फील करना पड़े कि मेरी बेटी, मेरी वजह मतलब मेरी बेटी की वजह से मेरी मतलब बेइज्जती हो गई। तो वही था मैम कि पापा ने बोला है तो करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो इट प्रूव्स कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम हमेशा, एक होता है ना मोटिवेशन, हम बाहर से ढूंढते हैं कि हमने थॉट्स पढ़ लिए, यस हमने मैम। किसी मोटिवेशन स्पीकर की बातें सुन ली, बट एक्चुअल में जो आपने प्रूव करके दिखाया अपनी जर्नी के थ्रू कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए हमेशा। आपका यस मोटिवेशन मैम। आपकी फैमिली से होना चाहिए, आपके यस मैम। पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, जो भी जिससे भी आप क्लोज है सबसे ज्यादा, आपको उनको लुकअप करना चाहिए हमेशा। एंड सेकेंड यस मैम। इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली, एक मिथ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्रैक यस मैम। नहीं होता। आप खुद एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्रैक किया है, वो भी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। करेक्ट, कॉमर्स सब्जेक्ट में सबसे यस ज्यादा मैम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, मैंने खुद ने नेट एंड जेआरएफ भी क्रैक किया हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर एक लर्नर को बोलना चाहती हूँ, जैसे सोनू को बोला गया था कि आप देख के देख लो फिर देखेंगे, तो यस मैम। ऐसा कुछ नहीं यस। होता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपने कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की हुई है, तो सोनू कर सकती है, मैं कर सकती हूँ, तो आप सब भी जरूर कर सकते हैं। यस सही है मैम। सोनू? चलो, यस एक मैम। लास्ट चीज मैं जो आपसे नेट के रिगार्डिंग पूछना चाहती हूँ, देन उसका उसके बाद का पूरा इंटरव्यू पीएचडी पे फोकस हो जाएगा। तो एक लास्ट चीज जो मैं नेट के रिगार्डिंग पूछना चाहती हूँ आपसे, आप क्या टिप्स देना चाहेंगी लर्नर्स को कि वो कैसे अपने नेट की प्रिपरेशन में क्या चीजों का ध्यान रखें, या क्या ऐसी चीजें करें जिससे उनका एक बोलते हैं ना एज हो उनको बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन? यस मैम, सबसे बड़ा पॉइंट उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर ये बात दिमाग में आ गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं मैम। जी। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में तैयारी की थी, जो मेरी जर्नी के थ्रू अप डाउन आए हैं मैम, वो सिर्फ यही थे कि जो खुद को ये डिमोटिवेट फील करना है कि कहीं हमसे ना हो, तो बस यही है मैम कि खुद पे विश्वास रखो, हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा मैम। सो कहीं ना कहीं आप वही बोलना चाहता हो कि आप डिटरमाइन रहिए, जैसे मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में भी यस बोला है मैम। कि तीन चीजें यस इंपॉर्टेंट मैम। होती है, एक होती है आपकी डिटर्मिनेशन, देन होती है आपकी स्ट्रैटेजी, एंड थर्ड होती है आपकी कंसिस्टेंसी। तो वो सोनू की जर्नी से भी प्रूव यस होता है मैम। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, पढ़ाई वगैरह सब होती है, लेकिन पढ़ाई के यस अलावा मैम। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो क्या चाहिए, आपकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ, जैसे आपने बोला, आपके पापा ने आपको बोला कि हाँ मेरी बेटी फर्स्ट अटेम्प्ट में करेगी, आपने सोचा कि मैं भी यस फर्स्ट मैम। अटेम्प्ट में नेट क्रैक करूंगी, तो दैट शोज कि हाउ यस डिटरमाइंड मैम। यू आर एंड हाउ यू विल अचीव इट नो मैटर व्हाट। क्योंकि लाइफ में जैसे आप बोल रहे हो अप एंड डाउन आते रहते हैं, दैट इज पार्ट एंड पार्सल, बट आप कैसे उसको यस। ओवरकम करते हो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस मैम। कमिंग टू यस।
सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू जो रहा है आपके पीएचडी से रिलेटेड। मुझे पता है आपने पीएचडी के 2 एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं, तो पहले थोड़ा सा यस उसके बारे में बताइए, कौन सी यूनिवर्सिटीज के आपने एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, सो दैट लर्नर्स को पता चले एटलीस्ट। मैम मैंने जो फर्स्ट दिया था जयपुर में है निर्वाण यूनिवर्सिटी मैम उसका, एंड सेकंड मैंने दिया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मैम। एंड मैम दोनों ही मेरे एंट्रेंस क्लियर हुए और दोनों ही इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी मैम वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लिया है। तो जैसे मुझे पता है क्योंकि आपने मुझसे पूछा था इस बारे में भी यस बहुत बार, मैम, बहुत हेल्प किया मैम आपने तो। मैं लर्नर्स को एक चीज बताना चाहती हूँ, सोनू ने एक टाइम पे दोनों ही यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था एंड ऑलमोस्ट दोनों के एग्जाम्स आजू बाजू की डेट्स में हुए थे, एंड सोनू का यस दोनों मैम। ही यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक हुआ, दोनों ही यूनिवर्सिटीज में उसका इंटरव्यू भी क्रैक हुआ। तो कमिंग टू सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका एंट्रेंस एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या रही, लाइक क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी कि मैं कैसे प्रिपेयर करके जाऊं उसके लिए वगैरह। जैसे मैम मैंने पहले ही बताया था कि मेरा जो अल्टीमेट एम था कि मुझे पीएचडी में जाना है, तो मैम मैं पहले से ही देख रही थी कि पीएचडी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या आते हैं। तो मैम जो मैंने एक चीज नोटिस की थी ना कि जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका जो एंट्रेंस का सिलेबस होता है वो सेम नेट जैसा होता है, जी बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो मैम मैं जब नेट की तैयारी कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी था कि ये वाले क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट अगर मैं पीएचडी में एंट्रेंस दूंगी तो सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। जैसे मैंने दोनों यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस टेस्ट दिए वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे और सेम नेट वाले सिलेबस के क्वेश्चंस थे मैम। ओके। सो आप सबसे पहली पहली चीज जो सोनू ने हाईलाइट की है वो क्या है कि आप जो नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, सिमिलर लाइंस पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है पीएचडी का, तो कोई यस सिलेबस में मैम। मेजर डिफरेंस नहीं होता। आपको अपना पेपर 1 अच्छे से करना है, पेपर 2 अच्छे से करना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है पेपर 1 में आपसे रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यस करेक्ट। मैम, बहुत ज्यादा मैम। यस मैम। आपका पेपर कुछ तो ऐसा होगा लाइक 50-50, करेक्ट, पेपर ये 1। यस मैम। और टोटल बताइए। 100 क्वेश्चन थे मैम, जिस टोटल 100 क्वेश्चन थे मैम, जिसमें जो फर्स्ट पेपर था उसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आए थे, और जो लास्ट के 50 क्वेश्चन थे वो हमारे पेपर से आए थे, पेपर 2 से आए थे मैम, कॉमर्स से। तो अच्छा। मैम जब मैंने ये मेरा नेट का एग्जाम हो गया था उसके बाद मैंने टोटली फोकस पीएचडी के एंट्रेंस पे किया था। तो मैम मैंने रिसर्च एंड स्टैटिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, और जो पेपर 2 है मैम वो मैंने सेम नेट वाला ही सिलेबस कवर किया था मैम। सो इट मीन सोनू के लिए एक एज था कि सोनू ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है और मैंने भी अपने टाइम पे भी की थी कि आपने साइमल्टेनियस प्रिपरेशन किया, कि एक होता है ना आप नेट की प्रिपरेशन यस करके मैम। उठे हैं ना आपने सीधा पीएचडी पे जंप लिया। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपनी नेट के जर्नी के दौरान ही ये सोचते हुए आइए कि साइड बाय साइड हम अपने पीएचडी को भी स्टार्ट करने की करेंगे, एटलीस्ट एंट्रेंस एग्जाम तो यस मैम। क्रैक करने की करेंगे। एंड कमिंग टू सबसे यस इंपॉर्टेंट मैम। चीज जो सोनू ने सेकेंड चीज बोली है वो क्या है कि आप एज अ लर्नर हमेशा फोकस रखिए, जो आपकी रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट है पेपर 1 की, वो आपसे 50 मार्क्स के लिए पूछी जाती है एंड नेक्स्ट 50 मार्क्स आपका यस मैम। पेपर 2 है। एंड कुछ भी चेंज नहीं है, जो लेवल आपका नेट के एग्जाम का होता है वैसे ही लेवल का एग्जाम आपका पीएचडी एंट्रेंस भी होता है। तो अगेन अगर आपने नेट यस के लिए मैम, अच्छे से सिमिलर। प्रिपरेशन की थी, जैसे सोनू की प्रिपरेशन दिखती है कि उन्होंने नेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली थी, तो कहीं ना कहीं उनको वो एज यस मैम। मिला पीएचडी के लिए, करेक्ट, एंट्रेंस एग्जाम। यस मैम। कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द पीएचडी एंट्रेंस, आपने एंट्रेंस क्लियर किया तो सेकेंड स्टेप होता है कि इंटरव्यू क्रैक करना है, बिकॉज एंट्रेंस एक चीज है, यस मैम। इंटरव्यू क्रैक करना दूसरी चीज है। सबसे बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप इंटरव्यू कैसे फेस करते हो, करेक्ट, बिकॉज बहुत कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। तो आप मुझे बताइए थोड़ा कि आपने इंटरव्यू को कैसे फेस किया, क्या क्वेश्चंस पूछे गए वहां पे वगैरह। मैम जिस दिन मेरा एंट्रेंस का रिजल्ट आया था मैम कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ इंटरव्यू के लिए, तो मैंने फर्स्ट काम यही किया था कि मैंने आपके पास कॉल किया था, क्योंकि जी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, कैसे इंटरव्यू देते हैं मैम, जी क्या रिसर्च प्रपोजल होता है, क्योंकि वहाँ पे अलग से मेंशन था कि आपको इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना है। तो जी मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो जी मैम जो जो चीजें आपने बताई कि कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे वो आपने बाइपोलर मेथड बताया था रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करने का मैम, जी। उसके थ्रू मैंने प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर किया, देन मैंने इंटरव्यू दिया और उसमें मैं सिलेक्ट हो गई थी।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से क्या सीखने मिलती है, पहली चीज आपसे हमेशा इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। आपका पूरा यस मैम, मेजोरिटी इंटरव्यू यस फोकस रहता है आपके रिसर्च प्रपोजल के ऊपर। तो रिसर्च रिसर्च। प्रपोजल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अच्छे से टॉपिक ढूंढ लें एंड रिसर्च प्रपोजल इतना अच्छे से बनाएं कि आपका बोलते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। आपने आधा काम वही कर दिया अगर आपका रिसर्च प्रपोजल सही से बना हुआ रहता है। तो कमिंग टू सेकेंड चीज, आपसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए लाइक जब आपने इंटरव्यू दिया? यस मैम। मैम मुझे सबसे पहले तो ये पूछा गया था कि आपने जो ये रिसर्च प्रपोजल, ये टॉपिक जो चूज किया है, वो आपने कहाँ से किया है। तो मैंने प्रॉपर बताया कि मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया पेपर का, देन मैंने सिलेक्ट किया। तो उन्होंने पूछा कि लिटरेचर रिव्यू के बारे में पूछा नेक्स्ट, कि कैसे आपको हेल्प मिली, एंड सैंपल के बारे में भी पूछा। जितना रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन होते हैं उनसे ही रिलेटेड पूछा कि कैसे हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करोगे, और जो इसका एंड रिजल्ट है वो क्या होगा, उससे हमें क्या फायदा होगा, सोसाइटी को क्या फायदा होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। सो बेसिकली आपसे क्वेश्चंस कुछ इस रेंज के थे, क्योंकि मुझे पर्सनली भी पहले भी बताया था आपने कि लाइक पहले यस तो ये मैम, टॉपिक ही क्यों सिलेक्ट किया, ये सबसे हॉट क्वेश्चन होता है कि यस पहले तो मैम, आपको बोल देंगे यस आगे मैम, से खुद को इंट्रोड्यूस कर दो एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर एम किया जाता है कि यही टॉपिक क्यों, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। एंड जैसे आपने बोला कि आपको लिटरेचर रिव्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप सैंपल कैसे यस कलेक्ट मैम, करोगे, सैम्पलिंग क्या होगा आपका, देन आप डेटा कैसे यस मैम, कलेक्ट करोगे। तो ये कुछ फ्रीक्वेंटली यस आस्क्ड मैम, क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। कमिंग टू एक यस मैम, इम्पॉर्टेंट चीज जो सोनू मुझे पता है आपने इंटरव्यू में दोनों बार बोली थी कि आप जब इंटरव्यू दे के आए थे तो यू वर श्योर कि हाँ मेरा इंटरव्यू भी क्रैक हो जाएगा, आपको वो वाइब्स मिल रहे थे वहां से। तो ऐसा क्या था यस मैम। कि जिसके वजह से आपको लगा कि हाँ मेरा हो जाएगा इंटरव्यू देने के बाद ही, जबकि रिजल्ट तो कुछ दिन बाद आने वाला था, बट यू वर आपने कॉल पे ही मुझे बोल दिया था कि नहीं मेरा मैम इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा क्या था वहां पे? मैम अगर हम किसी चीज की अच्छे से प्रिपरेशन करें ना, तो जो इंटरव्यू है उनके साथ हमारी वाइब मैच करने लग जाते हैं, वो सामने से इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं कि हाँ आप क्या कर रहे हो, कैसे करेंगे। तो मैम मुझे सेम वाइब उनसे आए थे, वो आगे से इंटरेस्ट ले रहे थे मेरी जी। बातों में कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ मैम। इसीलिए मुझे लगा था। एंड सबसे बड़ी बात, जो जो उन्होंने पूछा मैंने उनके बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे, तो वहां से भी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरा होगा। So, दो चीजें मुझे हाईलाइट करनी है यहाँ पे लर्नर्स के लिए। एक तो होती है कि आप पहले से वेल प्रिपेयर होके जाइए, बिकॉज कई बार हम सोचते हैं कि यस हम इंटरव्यू फेस नहीं करेंगे, हम डरते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने कितना अच्छे से प्रिपेयर किया था, आपकी प्रिपरेशन बताएगी कि आप यस परफॉर्म कैसा करेंगे। करेक्ट। एंड सेकेंड चीज, आपने प्रिपेयर यस अच्छा किया था तो आपको लग रहा था कि वो रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्यों? यस मैम, क्योंकि आप वैसे आंसर्स कर पा रहे थे। करेक्ट। तो बी प्रिपेयर्ड। आपसे जो यस कॉमन मैम, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे आप यही टॉपिक क्यों चूज करना चाहते हैं, कैसा लिटरेचर रिव्यू होगा, आपने लिटरेचर रिव्यू से कैसे गैप फाइंड आउट किया कि क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या सैम्पलिंग होना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आप पहले से यस। प्रिपेयर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाइब, वो एक इंटरेस्ट आने लग जाता है। एक एंड मैम इम्पोर्टेंट। जैसे अभी बोलिए। आपने एक पॉइंट बोला मैम, उसका हाईलाइट जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लर्नर सोचते हैं कि हम इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे मैम। जी। मैं भी उनमें से ही एक थी मैम। जी। लेकिन कोई भी हमें बाहर से मोटिवेट करने नहीं आएगा जब तक हम खुद पे काम नहीं करेंगे। तो मैम जी। मैंने यही सोचा था कि आज मैं डर रही हूँ, मैं इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फ्यूचर में मुझे इसी फील्ड में तो जाना है। जी। मेरे कितने सारे इंटरव्यू होंगे, मुझे आगे भी तो फेस करना पड़ेगा। अगर मैं इस फील्ड में जा रही हूँ तो मुझे खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये भी जो बाकी लर्नर्स हैं मैं उनको भी बताना चाहूंगी, अगर वो खुद से मतलब इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो अभी से आप खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दे। जी। तो इन शॉर्ट आप बोलना चाहते हैं वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन लाइए, चाहे वो आपकी नेट की यस प्रिपरेशन हो, मैम, चाहे आपका पीएचडी यस मैम, इंटरव्यू हो या पीएचडी का एंट्रेंस यस एग्जाम मैम, हो। ऑलवेज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आपके पेरेंट्स की मोटिवेशन इज अ दी बेस्ट। यस मैम, अगर उनको आपके ऊपर यस मैम, भरोसा है, आप प्रिपेयर करेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। फिर जैसे सोनू ने पहले भी बोला था कि आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी वही यस मैम। बात। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द पीएचडी इंटरव्यू, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्या टिप या ट्रिक देना चाहेंगे आप लर्नर्स को रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड पीएचडी के इंटरव्यू, जिसके वजह से उनको लगे कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम हमारा भी हो जाएगा। लाइक ऐसा कुछ स्पेशल चीज जो आपने सीखी, आपको शायद नहीं पता हो पहले बट आपने वहां पे जाके सीखी। लाइक ये होता है ना, आपने इंटरव्यू दिया, आपने वहां से सीख के आए। यस मैम, यस मैम। मैम एंट्रेंस के बारे में तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, जो हम नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से हो जाएगा मैम। जो हम अब
अब तक बीकॉम में, एमकॉम में पढ़ते आए हैं, या फिर जो बाकी अदर फील्ड्स के स्टूडेंट है जो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उन्हीं से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो मेन फोकस होता है वो इंटरव्यू पे होता है। और जो मैंने जो सबसे ज्यादा चीज फील करी है इंटरव्यू में, कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, हम कितनी फ्रिक्वेंटली उनके आंसर दे पा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैम बच्चों को आंसर तो आता है, लेकिन जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो बहुत लो होता है। वो कई बार नर्वस हो जाते हैं और वो आंसर नहीं दे पाते। और या फिर कई बार आंसर तो दे देते हैं, लेकिन जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इतना नहीं होता, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो मैं यही बोलूंगी, कॉन्फिडेंट रहो, नर्वस मत रहो, सब कुछ अच्छे से होगा। जो हम चाहेंगे वो हमें मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही सोनू आपने कि एक होता है कि आप प्रिपेयर अच्छे से कर रहे हो, दूसरा है कि आप कॉन्फिडेंटली जाके उस चीज को फेस कर रहे हो। तो अगेन आपको एज अ लर्नर हमेशा ध्यान रखना है, जैसे सोनू बोल रहे हैं कि प्रिपेयर तो आप करेंगे, उसमें आप 1% की भी कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्रिपरेशन के साथ साथ एक होता है कि आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। एंड सेकेंड चीज हो जाती है, क्योंकि आपने अच्छे से प्रिपेयर किया था तो एक कॉन्फिडेंस वहां से भी यस आता मैम। है, जो सोनू को आता है। सोनू में वो मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा था, क्यों? क्योंकि सोनू की प्रिपरेशन मुझे पता थी कि हाँ सोनू अच्छे से प्रिपेयर कर रही है, तो वो प्रिपरेशन भी आपके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। मुझे पता है सोनू काफी बार मुझे फोन पे बोलती थी कि मैम मैं अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए यस पहले मैम। 2-4 बार मैं खुद को मिरर के सामने बता रही हूँ, पूरा प्रेजेंटेशन देके देख रही हूँ, यस करेक्ट? मैम। तो उसकी भी सोनू ने यस मैम। प्रिपेयर की थी कि कैसे मुझे उनको प्रेजेंट करना है अपना टॉपिक, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सोनू मुझसे पूछते थे, कैसे मैं उनको आंसर आउट करूंगी, मैम कैसे मैं खुद को यस मैम। इंट्रोड्यूस करूं। तो वो सबसे रिलेटेड सोनू ने पूछा था, एंड सोनू ने मेक श्योर किया था कि वो बार बार उसको फ्रीक्वेंटली बार बार प्रैक्टिस करे। सो अगेन यस। आपको भी ये ध्यान देना है कि चाहे नेट हो, चाहे पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। आप जितना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एज अ लर्नर, उतना ही आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आप उस एग्जाम को भी क्रैक करें, जो सोनू का ड्रीम था कि सोनू पीएचडी करना चाहते हैं। तो ड्रीम के एकदम बोलते हैं ना क्लोज आ गए सोनू, एंड पीएचडी आपका स्टार्ट हो गया है, करेक्ट सोनू? यस मैम। यस मैम। चलिए देन, थैंक यू।